हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए होगा। ठीक है ना। तो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए अभी जो सीरीज बच्चा चल रहा है ना, लास्ट जो प्रीवियस सीरीज चला है हाइपर कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी। आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा केमिस्ट्री से, वहाँ हाइपर कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी से कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। उसी के बिहाफ में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो सकता है। तो हम इसको समझेंगे क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं, एक आप लोग गेम खेले होंगे ना, पहले बचपन में एक गेम खेले होंगे जो ये लोग गेम खेल रहे हैं। ऐसा गेम आप लोग खेले होंगे ना, ऐसा गेम खेले होंगे तो आपको लग रहा होगा ये देखो ये बड़ा वाला कोई इंसान है, ये छोटे बच्चों को खींच रहा है ना। तो इस बड़े वाले इंसान और छोटे वाले इंसान में बच्चों में क्या फर्क है, ये हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये जो बड़ा बड़ा वाला बच्चा है ना, हाँ जो बड़ा वाला कोई है, ये क्या करेगा, इस रस्सी के थ्रू क्या करेगा, इनको अच्छे से अपनी तरफ खींचेगा। आप ये बताओ बच्चा, जो बच्चा आगे रहेगा ये बच्चा वो अधिक फोर्स फील करेगा इनका। ठीक है ना। फिर जो सेकंड नंबर पे बच्चा होगा वो उससे इससे थोड़ा सा कम फील करेगा, और ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, थोड़ा सा कम करेगा ना। आप लोग रियल लाइफ को कनेक्ट करिए इससे। ठीक है ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि जब अब क्या होगा, रस्सी वाला खेल खेलेंगे तो जो पहला बच्चा होगा, अगर ये बड़े हैं, ये क्या है, बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों के बीच में हो रहा है, तो ये क्या करेंगे ना बच्चा, ज्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेंगे। जब ज्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो है, ये जो आगे वाला बच्चा है वो पहले फोर्स करेगा, अधिक फोर्स फील करेगा, वो उसकी तरफ आएगा। ठीक है ना। तो ये देखो इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझा रहे हैं। ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये जो बड़ा वाला है इसको आप बोलो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। कार्बन को माना गया है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो कार्बन की एक सीरीज को, एक चेन्स को जोड़ा गया है। ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक कोई बड़ा बच्चा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको जोड़ा गया है। ठीक है ना। अब इन लोगों के बीच में गेम हुआ, तो मैंने बताया ना कि जो बच्चा यहाँ होगा वो ज्यादा फील करेगा, उससे कम यहाँ फील करेगा, उससे यहाँ कम फील करेगा। सेम ऐसे ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये जो बच्चा होता है ना बच्चा, ये क्या होगा, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ज्यादा एक फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस बच्चे पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डेल पॉजिटिव है, वो डेल पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ज्यादा लगेगा, उससे कम लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना। उससे कम लगेगा यहाँ पर। आपको समझ में आया। ठीक है। नहीं समझ में आया प्रॉपर समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चा, एक वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर शिफ्ट होंगे, जिधर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उधर शिफ्ट होंगे। ठीक है। तो यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा ये क्यों लगता है, काहे लगता है, क्या प्रोसेस है, क्या हमको पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो अभी आप समझिए कि ये क्या है, एक प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट का है, खिंचाव है। ठीक है ना। कौन खींचता है, जिसके पास पावर ज्यादा होती है ना, शक्ति ज्यादा होती है। तो यहाँ जो पावर की बात की जा रही है वो पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यही प्रॉपर्टी रहती है कि वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। इतना समझ लीजिए। ठीक है ना। जो खींचता है बच्चा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव। जो जिससे खींचा जा रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। ये छोटे छोटे बच्चों पे दया करो ना। ठीक है। वही गाना गाओ, दया करो हम नन्हे बालक हैं। ठीक है। चलिए हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं, नन्हे बालक के ऊपर दया हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट। हम देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम प्रॉपरली समझाने के लिए हर एंगल से हम समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे आपको समझना है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके द्वारा सर क्रिस्टोफर के इन गोल्ड के द्वारा किया गया था। अब डायरेक्टली शार्ट में के इन गोल्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना। इन 1920 में। ठीक है। 1920 में के इन गोल्ड द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये देख रहे थे ना, जो किसी केमिकल बॉन्डिंग को देख रहे थे तो देख रहे थे उसमें कि कुछ पोलर था, कुछ नॉन पोलर था। जैसे आप पढ़े हो। ठीक है ना। पोलर होगा बच्चा तो उसके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जब कोई बच्चा नॉन पोलर होगा तो उसके पास क्या होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जहां पे बताया जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। किसमें बच्चा, पोलर में। नॉन पोलर में क्या बताया गया, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं।
इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में अलग तरह का इफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन वो बीच में लगकर साइड चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? इन्होंने इसने किया। ठीक है ना, इसने किया तो कब किया भैया? इसने 1920 में, सॉरी इसने नहीं, इन्होंने किया, बाय रिस्पेक्ट, हम यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है ना, बाय रिस्पेक्ट, साइंटिस्ट हैं, अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है, ये इंसान हम भी हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे उन्होंने पता किया। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चा। इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, आपको पता है ना पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एटम सेम होते हैं, मतलब वेयर टू बॉन्डेड एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जहां पर क्या होंगे, दो बॉन्डेड एटम होंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। जब बच्चा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, ना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? जो बॉन्डेड एटम के मिड में रहेगा। ओके, देखिए अब द इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? इक्वली शेयर होगा। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या होगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिमेट्रिक मतलब समान रूप से, जो मैंने बताया क्या है, समान रूप से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी वजह से, अब देखिए ये तो आपको नॉन पोलर के बारे में बात की गई। अब देखिए व्हाइल, जबकि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वेयर टू बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख रहे हैं। जब वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेंगे, ठीक है, जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो किधर जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा, यही मैटर है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, पोलर और क्या होगा बच्चा? नॉन पोलर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोलर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, मतलब सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा? आप बोलो कि हमने नॉन पोलर में पढ़ा तो उसमें क्या हो रहा था? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन हम जब पोलर की बात करेंगे, वहां जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अनसिमेट्रिकल होगी। यही इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे समझते हैं? चलो इसको बारे में अच्छे से समझेंगे ना। देखो, द इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू विच पोलैरिटी मतलब दो चार्ज डेवलप विद इन द मॉलिक्यूल। अब दो चार्ज डेवलप हो रहा है मॉलिक्यूल में, तो कौन सा चार्ज होगा? बेसिकली जो चार्ज हम पढ़ते हैं वो 3 टाइप चार्ज पढ़ते हैं। एक उदासीन, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, एक कहते हैं पॉजिटिव, करते हैं निगेटिव। तो जब हम यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव कौन होगा बच्चा? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नेगेटिव कौन होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा। मैंने उसके लिए क्या है, एक एग्जांपल दिया है आपको, HF। क्या दिया बच्चा? HF। यहाँ पर देखिए बच्चा, आपके पास क्या है? फ्लोराइड है। फ्लोराइड बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब फ्लोराइड हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बच्चा? इधर जाएंगे। सॉरी एक सेकंड, डायपोल मोमेंट का है। देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो इधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, देन वी कैन क्लियर, देखो इंडक्टिव फील्ड को डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चा? डेल्टा नेगेटिव। किधर से जा रहा है बच्चा? यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये समझ में आया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आ गया डेल नेगेटिव। अब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इजीली, उसके ऊपर आ गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आया? चलिए थोड़ी सी इसके बारे में कंसेप्ट रखे हुए हैं। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ज्वाइन टू द चेन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो चेन में ज्वाइन है, ठीक है, लेट अस सपोज X इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेरेटिव टू C एंड दिस इज C, दिस इज C। जैसा मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि कोई बच्चा खींच रहा है, तो समझिए वहां पर ये क्या है, इससे लोग क्या हुए? चेन से जुड़े हुए। बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो चेन्स में जुड़ा है, तो क्या होगा? कार्बन एटम के चेन्स में जुड़ा है, देन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम विल नॉट रिमेन लोकलाइज। लोकलाइज मतलब फिक्स नहीं रहेगा, पॉजिटिव जो पार्शियल चार्ज है वो फिक्स नहीं रहेगा। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑफ दिस इफेक्ट डिक्रीजेस। समझिएगा, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डिस्टेंस वो क्या होगा? ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डिस्टेंस यहाँ से बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? घटेगा। तो सबसे ज्यादा बड़े बच्चा, आप बताओ जो बड़ा वाला इंसान था वो खींच रहा था रस्सी को ना, जब रस्सी को खींच रहा था सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा फोर्स फील कर रहा था? आप बोलो आगे वाला, उसके ऊपर लग गया पॉजिटिव, फिर उसके बाद इसके ऊपर डबल पॉजिटिव, थोड़ा सा कम लग रहा था ना, इसके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा? सबसे कम। आपको बताते मैक्सिमम जो फील होता है इंडक्टिव इफेक्ट का ना, वो नंबर कार्बन
नंबर कार्बन 3 तक ही होता है, उसके बाद नहीं माना जाता है, हम उसको अज्यूम ही नहीं करते, वो कंसीडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को चेन्स में, कार्बन के चेन्स में जोड़ा जाता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अभी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, चलिए एक डिफिनेशन आपको समझना होगा। ये डिफिनेशन आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से लिख तो उसको भी सकते हैं। यहाँ क्या होगा, पार्शियल यूज किया जाएगा और कोई नहीं। ठीक है, देखिए द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है, आप बोलो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, आप बोलो नहीं होता है। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू मोर, यहाँ पे मोर रहेगा, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से किधर हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा है। ठीक है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या समझेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, चलिए समझते हैं इसके बारे में, प्रॉपरली समझते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, सॉरी अब इसको किससे दिखाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक है, सॉरी पार्शियल इफेक्ट को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा से, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को कि आपको समझना क्या है, आपको ये बोलना है कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक प्रकार का पार्शियल इफेक्ट होता है। ठीक है, सॉरी परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन इसे हम दिखाते हैं पार्शियल चार्ज से, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट कुछ इसकी बातें होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, उसको समझ लेते हैं। चलिए, जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिस इफेक्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे मैंने बताया था ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसके लिए है, और ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इसके लिए है, इंडक्टिव इफेक्ट इसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट तो जैसे जैसे देखो एटलीस्ट बताया जाता है कि 3 तक होता है, 4 तक तो बहुत मिनिमम हो जाता है, जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बोला है कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द इफेक्ट इज डिक्रीजेस, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट में, जब भी आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखिएगा, आपको जैसा भी याद रहेगा, जिस जिस हिसाब से आपको शो ऑफ करना है, प्रेजेंट करना है, आप अच्छे से उसको करिए। देखिए सुनिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, जबकि जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन आर परमानेंटली डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना, ये क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जस्ट लाइक अगर कार्बन है और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके बीच में जो वो बॉन्डिंग हो रही है, तो ये देखो बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जाएगा, देखो ये तो बदलने वाले तो है नहीं, ये तो बदलने वाले हैं नहीं, इसलिए इसे बोला जाता है दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है ना, चलिए जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ मेन फैक्टर्स ये हैं कि सबसे पहले समझा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इस इफेक्ट को डेल्टा से दिखाते हैं। या तो देखो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव से दिखाते हैं। नेगेटिव किस लिए, इलेक्ट्रॉन लिया गया, पॉजिटिव किस लिए, इलेक्ट्रॉन दिया गया, ये था। ठीक है ना, इसका जो टर्म कंडीशन में इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पहला, क्या बोल रहा है बच्चा, इसमें बोल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, सुनिए दूसरा क्या बोल रहा है बच्चा, इसमें दूसरा बोल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इस इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप है उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर आपको लिखना वगैरह होगा तो लिख लीजिएगा, जैसे हम यहाँ से बोर्ड से हट रहे हैं, आप लोग केयर करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि क्या होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं अच्छे से, इसको एकदम प्रॉपरली समझ लेते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी।
देन द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज मोर। क्या होगा? जो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो उसे हम टर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइनस इफेक्ट। तो उसे क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव ग्रुप बोला जाएगा, और वो क्या दिखाएगा बच्चा? माइनस इफेक्ट। मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट या ऐसा ग्रुप जिसके पास ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके पास क्या है? ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इससे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, जब उसके पास ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा मात्रा में खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसे हम बोलेंगे अट्रैक्टिव ग्रुप है, और उसे हम क्या बोलेंगे? वो जो ग्रुप जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन बच्चा, वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ इसके ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है बच्चा? देखो, सबसे ज्यादा ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कौन सा ग्रुप? ये वाला। फिर सॉरी, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, इसके ऊपर क्या होगा? प्लस चार्ज। ये क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये ग्रुप, 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 और ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब क्या करेंगे बच्चा? अपनी तरफ खींचेंगे। क्या नाम है? नाइट्रोसाइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, एसिड है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, फिर क्या है? ईथर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी है, फिर क्या है? OR है। ठीक है, तो ये सब जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। ठीक है ना? माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब आप बताओ बच्चा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, जब कोई बच्चा आपसे कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आपसे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आप स्टेबल होंगे ना? हाँ जी, स्टेबल होंगे। हाँ सुनिए, ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर हो जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है तो आप स्टेबल होंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अगर कोई आपसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे ना। तो यही मैटर आपको दिखाएगा कि कोई कौन स्टेबल होगा, कौन क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इस पॉइंट को समझ के रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा टर्म समझ लीजिएगा, प्लस आई इफेक्ट। इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप विच हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास क्या होगा? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आप बताओ कि कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, अब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। हाँ बोलिए, आप अनस्टेबल हो जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक, अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब समझिए, द सब्स्टिट्यूएंट विच हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन हाइड्रोजन एटम एंड हैव द टेंडेंसी टू द रिपेल द इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा टेंडेंसी रखता है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सके, एंड टर्म एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। विथड्रॉ मतलब निकालना, रिलीज मतलब देना, या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। इजीली, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। और ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट समझ में आया? समझ में आया? चलिए, कौन से ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? ये ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये करेगा, ये करेगा। देखो, ये टर्शियरी ब्यूटिल है, ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये क्या है? C2H5 है। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिएगा। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ कैसा स्ट्रक्चर होगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, 9। ठीक है, वो ऐसा होगा कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये क्या करेगा बच्चा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास ये बहुत सारे लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा? ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो जब कहीं मेथिल होगा, एल्किल होगा, ब्यूटिल होगा, प्रोपिल होगा, आइसोब्यूटिल, आइसोपेटाइल, व्हाटएवर जो कुछ भी होगा, वो क्या करेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? जिसके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? अगर उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो उन्हें स्टेबल करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी उन्हें अनस्टेबल करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए, ठीक है, इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहला समझते हैं बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये बताता है आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे करता है? बोलता है कि ना, ऐसा कार्बोकेटायन आप लो जिसके पास अगर एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे, यही बोलता है कि ऐसा कोई कार्बोकेटायन लो अगर उसके पास एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा बच्चा? ज्यादा अनस्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा, अनस्टेबल नहीं, सॉरी, वो ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर एल्किल ग्रुप कम होंगे वो लेस स्टेबल होगा। समझ में आया? क्यों लेस स्टेबल, क्यों ज्यादा होगा, क्यों कम होगा? हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, इसे कार्बोनियम आयन के कार्बोकेटायन को बोला जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोनियम आयन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? देखिए, दिस इज बिकॉज द प्लस आई इफेक्ट। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है एल्किल ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है ना? चलिए इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। हमारे पास जो एक प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चा? ठीक है, आप बोलोगे सर इस प्लस चार्ज का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो कार्बन है वो कार्बन कैसा है, एक सेकेंड, वो कार्बन कैसा है? आप बोलोगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कार्बन कैसा है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कार्बन कैसा है? इसको भी बोलोगे आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये कार्बन कैसा है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको पता है कि जो ये CH3 मेथिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। कौन देने वाला है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जब ये जिसके साथ जुड़ रहा है, लेट अस सपोज ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है, लेट अस सपोज क्या ये जुड़ा ही है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है ना बच्चा। देखो ये एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है ना, जब ये कार्बन के साथ जुड़ेगी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है, जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा ना। तो यहाँ एक तरह से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 3 तरह से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 4 तरह से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसको टेंशन वगैरह कुछ नहीं है। इसके लिए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है। आप देखो दूसरा देखिए बच्चा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो 2 लोग हैं, तो थोड़ा सा इससे कम स्टेबल होगा। ठीक है ना, बेचारा। चलिए इस बेचारे को छोड़िए, आप समझिए यहाँ पर जो तीसरा है, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, तो ये तो सबसे बेचारा। कैसा है? सबसे बेचारा। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉपर? ओके गुड। अब यहाँ पर समझिए, जो आपका जो थर्ड है वो मेथाइल है। मेथाइल में नो एनी एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दिस इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। बिकॉज देखिए जो मेथाइल ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको देता है? कार्बोकेटायन को, कार्बन को। लेकिन इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो डोनेट कहाँ से करेगा? नो डोनेशन पॉसिबल। दैट्स व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, secondary carbocation is more stable than primary carbocation, and primary carbocation is more stable than methyl carbocation. This is a clear explanation of the stability of carbocation and stability of the carbonium ion, whatever asked in your exam. ठीक है, चलिए समझते हैं stability of carbonium. Carbanion. Whenever you read the cleavage of क्या कंपाउंड, अब कंपाउंड का जो आप क्लीवेज पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 तरह से क्लीवेज हुआ था ना, एक हेटेरोसाइक्लिक हुआ था, एक होमोसाइक्लिक हुआ था। जो होमो में था बच्चा वो हटाओ, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गया था। हेटेरो में आप पढ़े थे ना, जब हेटेरो में टूट रहा था तो एक पे जा रहा था पॉजिटिव चार्ज, एक पे जाता था नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कार्बेनायन। क्या बोलते हैं? कार्बेनायन। इसके स्टेबिलिटी को समझते हैं, इसका स्टेबिलिटी कैसे होगा बच्चा, समझो जरा। इसको हम पढ़ते हैं, समझाते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चा, आप ये बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको पढ़ना है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। जब वो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, अगर आपके पास इसके साथ अगर मेथाइल ग्रुप को जोड़ दे तो आप बोलोगे सर ये मेथाइल ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन देता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा? आप बोलोगे सर इसको अनस्टेबल करेगा। पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ओवर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे ना, ये क्या होंगे? अनस्टेबल। अब कोई ऐसा हम ग्रुप जोड़ दे, कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दे जो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच ले, लेट अस सपोज यहाँ पे X जोड़ दे, तो आप बोलोगे सर ये क्या करेगा? इसको स्टेबल करेगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो ओवर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच ले रहा है। यही रीजन है कि कार्बन आयन में अब आपको समझाना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा कम स्टेबल होगा। चलिए देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, थोड़ा सा इसको लिखना है बच्चा, आपको लिखिए जरा। ओके गुड। अब देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। अब ये उल्टा हो गया, किसका? कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन में क्या कर रहा था? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि उसमें एल्किल ग्रुप बढ़ रहा था। अब यहाँ बोल रहा है कि भैया देखो ये हमारा यहाँ की कहानी अलग है, जब आप एल्किल ग्रुप को बढ़ाओगे ना तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आप एल्किल ग्रुप ना बढ़ाओ इसमें। तो सर बोल रहे हैं कि अरे मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, ये तो पहले से बना हुआ है। चलिए समझाते हैं इसको।
आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड्स दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, वही कार्बेनाइन है ना, कार्बेनाइन के साथ 1 2 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। कितने बच्चा? 3। अब ये बोल रहा है कि आपको एक भी मत बढ़ाना, नहीं तो वो कार्बेनाइन स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे अरे यहाँ तो 3 है, जब यहाँ पर 3 है तो ये क्या होगा, बहुत सारा अनस्टेबल होगा, डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे होंगे। अभी समझिए ना, आपके पास बच्चा, लेट अस सपोज 1 मिनट के लिए आप अच्छे से गुलाब जामुन खाए हुए हो, बहुत बढ़िया से गुलाब जामुन खाए हुए हो। जब ज्यादा गुलाब जामुन खाए हुए हो, आप ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारा मीठा हो गया, ठीक है ना। जब मीठा हो गया ना, अब कोई इंसान आ रहा है साइड से, वो क्या बोल रहा है कि आप ले लो। फिर कोई इंसान साइड से आ गया, वो बोल रहा है क्या आप ले लो। कोई इंसान साइड से आ गया तो वो आपको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। दैट्स व्हाई कार्बन आयन इज अनस्टेबल बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द टर्शियरी कार्बन आयन। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा साइड हटते हैं, हम सेकेंडरी कार्बन आयन को देखते हैं। सेकेंडरी कार्बन आयन होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है। जब सेकेंडरी कार्बन आयन की हम स्टडी करते हैं तो हम इसमें पाते हैं ये बच्चा कि जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसमें कितना एल्किल ग्रुप है, आप बोलोगे 2 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। थोड़ा से इससे तो थोड़ा सा ठीक होगा ना, थोड़ा सा इससे क्या होगा, ठीक होगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, देखिए ये क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी में आपको क्या समझना है बच्चा, ये समझना है कि इसमें देखो एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। जब एक एल्किल ग्रुप है तो ये क्या होगा, इनसे क्या होगा, अच्छा वाला होगा। और यहाँ पे एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है तो ये क्या होंगे, सबसे अच्छा वाले स्टेबल होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मेथाइल, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शियरी लेस स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आया आपको प्रॉपर, आई थिंक प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट वन को। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल का मतलब है कि देखो बच्चा, इसमें क्या है कि अगर आप बैठे हो कहीं खाने के लिए, फिर से आपको हम दे रहे हैं गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन आपको मिला है, कहीं जा रहे हो आपको सिर्फ एक ही गुलाब जामुन मिलेगा। ठीक है, अब कोई ऐसा आ गया कि जो आपको एक गुलाब जामुन दे सकता है, सोचिए जरा, कोई आ रहा है आपके पास और आपको एक और गुलाब जामुन दे रहा है, तो आपके पास आप हमेशा 2 पॉसिबिलिटी करोगे ना कि कोई दे देता, 2 मिल जाता तो काम हो जाता, 2 मिल जाता तो काम हो जाता, यही कर रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले आपको क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले आपको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, क्योंकि आपके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या है, एटलीस्ट कमी है। अगर 5 7 10 15 तो खा लोगे तब ऐसा होगा कि ये नहीं आपको सेटिस्फेक्शन है। तो कार्बोकेटायन में जो क्या होता है, कमी होती है। कार्बन आयन में 15 20 तो खाए हुए रहते हैं, और इसमें फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक तो उनके पास एटलीस्ट खाए रहते हैं, दूसरा चाहिए होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेस, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है एज द एल्किल ग्रुप इज इंक्रीजेस। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेथाइल वाला है। मेथाइल के पास एक को एल्किल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है बच्चा, तो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। अब कोई देने वाला इनको है ही नहीं, एक ही गुलाब जामुन पाए हुए हैं, खुश रहेंगे, नहीं खुश रहेंगे बच्चा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये मेथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, थोड़ा सा इनको खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इसको पूछने वाले 2 लोग मिल जाएंगे, चाहिए चाहिए, खुश है ना, तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मेथाइल ग्रुप। ओके, दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम समझेंगे कि क्या है और क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, हम उसको प्रॉपरली समझेंगे। कब समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, और इतना आप अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आ रहे हैं तो एसिडिटी और बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट को, उसको समझेंगे क्वेश्चन के साथ, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार जो पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।